जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप सभी को भली भांति पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपका होने वाला है भारतीय राज व्यवस्था को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के पास कौन सा विभाग था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के पास कौन सा विभाग था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी नंबर। अब जान लेंगे हम लोग इसके बारे में पीछे की कुछ कहानी को। अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन के तहत आपको 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा होती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा होती है और अंततः यह बनता आपका 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार बनने के बाद अगर इसमें बात किया जाए, अगर अंतरिम सरकार में बात करें तो पहले इसमें जो है आपका कोई भी मुस्लिम मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया उस समय इसमें कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं शामिल था। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। और कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके तहत 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को, 5 सदस्यों को शामिल किया गया। और पहले से जो विद्यमान उसमें 3 मंत्री थे, 3 मंत्री को उससे निकाल दिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। इस प्रकार अगर देखेंगे तो इस प्रकार अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित आपका टोटल मंत्रिमंडल की संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। क्या देखें कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया और इसमें 5 को सदस्यों को शामिल किया गया मुस्लिम लीग का, और इसके तहत 3 मंत्रियों को बाहर कर दिया गया। इस प्रकार अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत सहित आपको टोटल मंत्रियों की संख्या कितना हो गया, 14 हो गया। तो चलिए सभी मंत्रिमंडल को हम लोग देख लेते हैं किसको कौन सा विभाग दिया गया था। सबसे पहला देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये आपको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, इसके साथ ही राष्ट्रमंडल भी इनको दिया गया और आपको विदेशी संबंध भी इन्हीं के पास था, विदेशी संबंध। दूसरा मंत्री की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इनके पास था गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय किनके पास रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा मंत्री की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करेंगे, इनके पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। उसके बाद चौथा नंबर पे सरदार बलदेव सिंह कौन मंत्री थे आपका, रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह के पास कौन मंत्रालय था, रक्षा मंत्रालय। पांचवा नंबर पे हो जाएगा श्री राज गोपालाचारी के पास था शिक्षा मंत्रालय। कौन मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद छठा नंबर पे आसफ अली की बात करें, इनके पास कौन था, रेलवे मंत्रालय। कौन मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय। सातवां नंबर पे हो जाएगा जगजीवन राम की अगर बात करें,
इनके पास कौन था? श्रम मंत्रालय। एक बार इसको रिपीट कर लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या देखे, आपको अगर आपसे पूछा जाए कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष या राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष किनको था, तो यह किनको विभाग दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनको मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या देखे, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह सूचना प्रसारण मंत्री किनको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे अंतरिम मंत्रिमंडल में? तो राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय किनके पास था? सी राजगोपालाचारी। रेलवे मंत्री आपका अरुणा असापली। कौन थी? अरुणा असापली। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। उसके बाद 8वां अगर मंत्री की बात किया जाए, डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई की अगर बात करें, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कौन थे? यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। 9 नंबर पे आ जाएगा सी एच भाभा। सी एच भाभा के पास खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया इनको। 10वां नंबर पे हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको दिया गया विधि अर्थात कानून मंत्रालय दिया गया। कौन सा मंत्रालय? कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। 11 पे हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। कौन मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय। बर्मा हो जाएगा गजंतर। गजंतर अली खां। इनकी गजंतर अली खां के पास कौन मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय। उसके बाद 13 नंबर पे देखेंगे अब्दुल रब नस्तार। अब्दुल रब नस्तार के पास संचार मंत्रालय था। कौन मंत्रालय था? संचार मंत्रालय। 14 नंबर पे हो जाएगा आई चुंद्रीगढ़। चुंद्रीगढ़ के पास था वाणिज्य मंत्रालय। कौन मंत्रालय था? वाणिज्य मंत्रालय। तो क्या देखिए, डॉक्टर जॉन मथाई कौन मंत्री थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। सी एच भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि अर्थात कानून मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। गजंतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तार संचार मंत्री। आई चुंद्रीगढ़ वाणिज्य मंत्री। इसके बाद अगर बात किया जाए, हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल में देखे थे 3 मंत्रियों को बाहर निकाल दिया गया। वह 3 मंत्री का नाम क्या था? तो पहला हो जाएगा सैयद अली जहांगीर। सैयद अली जहांगीर, वह मंत्री कौन थे? सैयद अली जहांगीर। दूसरा मंत्री था आपका शरद चन्नू बोस। कौन था? शरद चन्नू बोस। तीसरा मंत्री हो जाएगा सर साफत अहमद खां। कौन था? सर साफत अहमद खां। कौन था? सर साफत अहमद खां था। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? वही क्वेश्चन है जितना मंत्रालय भी हम लोग देखे। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएगा? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो आपको बीपीएससी के टीआरई किसमें पूछा गया था? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 3 में दिया है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो कितना था? 10 से 15%। केवल संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव में भाग लेने वाले भारतीय वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15% था। अगर बात करें यहां पर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव कराया गया। क्या कराया गया? प्रांतीय चुनाव। कब हुआ? 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुआ? 1937 में हुआ। वहीं बात करें संविधान सभा में कुल अगर सीट की बात किया जाए, कुल स्थान कितना था? तो 389 सदस्य थे। कितना थे? 389 सदस्य, और सभी को इसमें बंटवारा किया गया। जैसे में बात करेंगे पहले ब्रिटिश प्रांत, सबसे पहले किनको मिला? ब्रिटिश प्रांत की बात करें, ब्रिटिश प्रांत को
292 रहा, यह चुना हो जाएगा ना, चुनाव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा देसी रियासत। देसी रियासत, देसी रियासत की बात करें, इसको 93 स्थान दिया गया, यह मनोनियन पर आधारित था। किस पे था? मनोनियन पर। तीसरा अगर बात करें ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी को कितना प्रांत दिया गया आपको? 4 दिया गया। कितना दिया? 4। यह भी क्या था? चुनाव पर था। तो क्या देखिए, आपको जो संविधान सभा में कुल सदस्य कितना रखा गया? 389। 389 में से ब्रिटिश प्रांत को 292 जो चुनाव पर आधारित था, देसी रियासत में 93 रहा, मनोनीत होने वाला था। ब्रिटिश कमिश्नरी को 4 प्रांत दिया गया जो कितना क्या था? चुनाव पे था। तो यहां पर अगर चुनाव की बात करें तो 292 और 4 कितना हो गया? 296 हो गया। चुनाव की अगर बात करें तो कितना पे चुनाव होना था? 296। इसमें भी अगर बंटवारा की बात करेंगे, किसको कितना मिला? तो सामान्य वर्ग को, सामान्य वर्ग या साधारण वर्ग इसको कहा सकते हैं, साधारण वर्ग को 213 सीट दिया गया। उसके बाद मुस्लिम संवर्ग को, मुस्लिम संवर्ग की अगर बात करें 79 सीट दिया गया। 79 हो जाएगा ना, 79। या क्या था? आरक्षित सीट था। क्या था? आरक्षित। इसके बाद तीसरा पे हो जाएगा सिख को, सिख संवर्ग की अगर बात किया जाए, सिख संवर्ग को कितना मिला? 4 प्रांत दिया गया, 4 को सीट दिया। यह भी क्या था? आरक्षित था। क्या था? आरक्षित। तो चुनाव 296 पे होना था, समान था। साधारण वर्ग को 293 मिला। उसके बाद मुस्लिम संवर्ग को 79 आरक्षित रहा और सिख संवर्ग को 4 रहा, जो कि आपको क्या था? आरक्षित था। यहीं पर बात करेंगे जो आपका 93 सदस्य यहां पे देखे थे मनोनयन का, यह मनोनयन का अधिकार किसको मिला? रियासत, रियासत के राजा को दिया गया। रियासत के राजा को प्रदान किया गया, राजा को प्रदान किया गया। क्या जाने, यह जो देसी रियासत 93 को चुना जाना तो सॉरी मनोनीत करना था, वह कौन करेगा? रियासत के राजा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? रियासत के राजा के द्वारा होगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी घटना के बारे में। जुलाई, जुलाई से अगस्त, जुलाई अगस्त 1946 में हो जाएगा। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा, जुलाई अगस्त 1946 के संविधान सभा, अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ आपका? जुलाई अगस्त 1946 में 296 स्थान पर क्या किया गया? चुनाव हुआ। अभी देखे थे ना हम लोग कितना पे चुनाव हुआ? 296 पे चुनाव हुआ। जिसमें से बात अगर करें तो सबसे ज्यादा बहुमत में से कौन आया था आपका? कांग्रेस। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कितना सीट जीता आपका? 208 सीट जीता, जो पूरी तरह बहुमत में आ गया। उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन रहा? मुस्लिम लीग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुस्लिम लीग। इन्होंने कितना स्थान जीता? 73 स्थान जीता। अब तीसरा पे हो गया अन्य, अन्य समान वर्ग कितना रहा आपको? 15 स्थान लाया। कितना लाया? 15। तो क्या देखिए, जो आपको चुनाव कराया गया 296 स्थान में से, 296 में से कांग्रेस, कांग्रेस कितना सीट लाया? 208 सीट लाया। मुस्लिम लीग ने कितना लाया? तो 73 सीट। और अन्य को कितना सीट आया? 15 सीट। इसमें अगर बात करें इस चुनाव की अगर बात करें, इस चुनाव में सब बहुमत किसको मिला? तो कांग्रेस पार्टी को मिला। किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को। इस चुनाव में अगर बात करेंगे तो चुनाव आपको बहुमत किसको रहा? कांग्रेस पार्टी को रहा। और इसमें मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग क्या हो गया आपका? अल्पत में आ गया। अल्पत मतलब क्या हो गया? वह ना के बराबर सीट को इसमें जीत पाया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू किया। संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू किया। और साथ ही पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा का मांग किया। क्या किया? मांग किया। तो क्या देखे,
आपका सबसे पहले पिछले घटना को देखें तो जुलाई अगस्त 1946 में आपको जो 296 स्थान पर चुना हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी कितना स्थान लाया? 208 स्थान। मुस्लिम लीग ने कितना? 73 स्थान। अन्य ने कितना लाया? 15। इसके बाद यहां पर देखिए तो चुनाव में आपको बहुमत किस पार्टी को रहा? कांग्रेस पार्टी को रहा। इसमें मुस्लिम लीग क्या होती? पूरी तरह से अल्पमत में आ गई, जिसके कारण इन्होंने संविधान सभा का विरोध करना शुरू किया और साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी का निर्णय संविधान सभा के किस समिति के द्वारा 1949 में लिया गया? बात को समझनी है। हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी का निर्णय संविधान सभा की किस समिति के सितंबर 1946 में किया गया? तो यह मसौदा समिति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मसौदा समिति, जिसको आप प्रारूप समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। और इनका अध्यक्ष कौन था? आपका भीमराव अंबेडकर। हाँ, अगर यहां पर बात करेंगे संविधान सभा द्वारा अलग अलग विभाग के लिए क्या किया गया? अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग आपको समिति का गठन किया गया। संविधान सभा सबसे पहले क्या किया? अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग समिति का गठन किया, जिसमें आपको कौन सा हुआ? सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो वह सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन था? मसौदा समिति, जिसको आप प्रारूप समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसका अगर गठन की बात करें तो कब हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को। मसौदा समिति कब बना? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति जिनको कहते हैं, इनका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, जिनका अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष की बात करें, इनका अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब देखेंगे प्रारूप समिति या मसौदा समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से आपको 4 को तो कृष्ण जी का नाम आता है। एक सदस्य तो आपको सबसे पहले कौन रहा? भीमराव अंबेडकर। कौन रहा? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद इसमें 4 को आपको कृष्ण जी का नाम आएगा, तो देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा गोपाल। तीसरा हो जाएगा गोपाल कृष्ण। चौथा हो जाएगा कन्हैया। क्या हो जाएगा? कन्हैया। गोपाल कृष्ण कन्हैया। पांचवा कौन हो जाएगा? माधव। गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव, तो 4 गो कृष्ण जी के नाम पे है। छठा पे बात करें तो आपका सदातुल्ला था। एक कौन था? आपका सदातुल्ला था। और आपको 7वां हो जाएगा आपका डीपी खेतान। कौन हो जाएगा? डीपी खेतान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डीपी खेतान। तो क्या देखे? भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव और कौन था? सदातुल्ला एवं डीपी खेतान। तो टोटल प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। चलिए अब हम लोग पूरा नाम देख लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना? भीमराव अंबेडकर। कौन हुआ? भीमराव अंबेडकर। दूसरा सदस्य कौन हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। तीसरा बात करेंगे, हाँ, अल्लादी कृष्ण अय्यर। चौथा पे हो जाएगा के एम मुंशी। अगर इसका पूरा नाम देखें तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंशी। तो क्या देखिए, कन्हैया लाल आपका मानिक लाल और क्या हो गया? मुंशी हो गया, मानिक लाल। पांचवा हो जाएगा सैयद मोहम्मद सदातुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदातुल्ला हो जाएगा। इसके बाद अगर छठा बात करें, छठा पे कौन हो जाएगा? एन माधव राव। यह किनके स्थान पे आया था? बी एल मित्र के स्थान पे आया था। किसके स्थान पे आया था? बी एल मित्र के स्थान पे। सातवां पे बात करें, टी कृष्णाचारी। कौन हो जाएगा? टी कृष्णाचारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टी कृष्णाचारी। यह किनके खेतान आपका था? डीपी खेतान के स्थान पे आया था। किनके स्थान पे आया था? डीपी खेतान के स्थान पर, जिनका निधन हो गया था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत
वर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन कह रहा है संघवाद के बारे में पूछा गया कि भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में लिखित कथन में से कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन में है यह एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बिल्कुल हो जाएगा, यह अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का क्या है, परिणाम है। मतलब यहां पर अगर बात किया जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता, शक्तियों का बंटवारा रहता। क्या रहता, शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कि यहां पर केसी बियर ने बात किया था, केसी बियर ने भारतीय संविधान को क्या कहता, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। क्या है आपका, अर्ध संघीय है। किन्होंने कहा था, केसी बियर ने। किन्होंने कहा था, केसी बियर ने कहा था। किन्होंने कहा था, केसी बियर ने। उसके बाद अगर बात किया जाए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है, ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही पूर्ण एकात्मक है, ना ही पूर्ण क्या है, एकात्मक है। यह किन्होंने कहा था आपको, डी बसु ने। किन्होंने कहा था, डी वसु ने कहा था। किन्होंने कहा था, डी वसु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, किन्होंने कहा था, केसी बियर ने। अब भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना ही पूर्ण एकात्मक, किन्होंने कहा था, डी वसु ने। किन्होंने कहा था, डी वसु ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया, 17 के तहत। सबसे पहले बात आता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार लिया कहां से गया, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद मौलिक अधिकार कौन सी भाग में वर्णन है, भाग 3 में वर्णन है। उसके बाद अगर इसका अनुच्छेद पूछा जाए, अनुच्छेद 12 से कहां तक हो जाएगा, 35 तक। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार जो था उसको आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसको भाग 12 में जोड़ दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद कौन सा में जोड़ा गया, 300 के क में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 300 क में। तो पहले 7 प्रकार की मौलिक अधिकार था जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, और उसको जोड़ दिया गया भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के क में। तो अब 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार का वर्णन है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आता है समता या समानता या समानता का अधिकार। सबसे पहला आता समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद हो जाएगा 14 से 18। पहला हो गया समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की अधिकार की अगर बात किया जाए यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा में आता आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। कहां से कहां हो जाएगा, 25 से 28। पांचवा अगर बात करें तो वह आपको हो जाएगा सांस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यह हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। कहां हो जाएगा, 29 से 30। छठा नंबर पे आ जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों की अधिकार की अगर बात किया जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा
अनुच्छेद 32 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 32। तो क्या देखे, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या आता है? 32। अब यहाँ पर एक बार हम लोग मौलिक अधिकार के सभी आर्टिकल को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता समानता का अधिकार। समानता में कहां से कहां तक है? 14 से लेकर आपको 18 तक है। 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समानता। चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति से, सबके लिए एक समान कानून रहेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? 14 कहता है। 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करें अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता की चर्चा किसमें है? 16 में। आर्टिकल 17 की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा है वह क्या है? छुआछूत तथा अस्पृश्यता के अधिकार को लेकर वर्णन किया गया 17 में। 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या? उपाधियों का अंत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 19 में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। 19 की ए में बात करें तो आपको है इसमें बोलने की स्वतंत्रता। 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या दिया गया? तो बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। 19 की सी की बात करें तो 19 की सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में बात करें आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के ई में क्या हो जाएगा? बचने की स्वतंत्रता। और 19 का जी में क्या हो जाएगा? जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 20 की बात होती है तो 20 में कहा गया है आपका गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 की बात करें तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है? प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की बात करें, 21 में क्या है? प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। 22 में दिया गया गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण की बात किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 22 में। 23 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 में क्या है आपको? तो बलात्सर्म। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्सर्म। बलात्सर्म मतलब क्या हो गया? किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा, ना ही मानव का खरीद बिक्री किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद बना ही करता है उसका? 23। 24 की बात करें तो 14 वर्ष से छोटे बच्चे, 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं रखा जाएगा, 24 में है। उसके बाद शुरुआत होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसका प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। 26 में कहा गया, 26 में धर्म की प्रबंधन की बात की गई है, धर्म को चलाने के लिए पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। 27 में कहा गया राज्य किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर देने के लिए बात नहीं कर सकता है। 28 में है किसी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद 31 को तो निरस्त कर दिया गया। 29 की बात करें, 29 में क्या था? अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण। 30 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद अगर 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। 31 को निरस्त कर दिया गया। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां तो 35 तक वर्णन करना है ना, अनुच्छेद आपको कहां से कहां तक था? 12 से 35। तो हम लोग क्या देखें? 32 में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 की बात करें तो अर्धसैनिक बल, जहां पर किसी भी क्षेत्र में अगर अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी जाती है तो वहां के जनताओं की मौलिक अधिकार को संरक्षित अर्थात कम कर दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 33। 34 की अगर बात करें तो 34 में कहा गया कि अर्धसैनिक बलों की क्या होता है? मौलिक अधिकार को कम किया जाता है 34 में। 35 की बात करें, अनुच्छेद 35 क्या वर्णन करता है? तो मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा? तो वह सांसद बनाएगा। मौलिक अधिकार संबंधी कानून कौन बनाएगा? सांसद बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर में है कि समुद्र प्राय्य भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? ओओसी की ओओसी योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया। इसी में बात करें तो यह आपको हुआ कब था? 2005 में। इसका संशोधन कब शुरू हुआ? 2005 से शुरू हुआ। नागरिकता 1955 की संशोधन कब होती है? 2005 में होती है। अब यहाँ पे नागरिकता की बात आई है तो नागरिकता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नागरिकता का उल्लेख कौन सी भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 5 से
11। नागरिकता कहां से कहां तक हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 तक हो जाएगा। नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह नागरिकता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। आपको एकल नागरिकता की बात करें, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा होती है। तो 5 में बात करें तो 5 में क्या है? परिभाषा दिया गया। 5 में क्या आपका? परिभाषा दिया है। अनुच्छेद 6 की बात करें, अगर अनुच्छेद 6 में पूछा जाए कि अनुच्छेद 6 में क्या है, तो आपको 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए, उनको कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। शर्त क्या रहेगा? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह भी कौन सी भूभाग के अंतर्गत? जिनका जिक्र भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद अगर 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में कहा गया 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ के कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। लेकिन 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले वह भारत रिटर्न आ गए, तो उसको भी कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में है। उसके बाद अनुच्छेद 8 की अगर बात करें तो भारत के व्यक्ति जो विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, उसकी नागरिकता की चर्चा किस में है? 8 में है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में कहा गया किसी अन्य देश की नागरिकता, अगर भारत की नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेती है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में कहा है नागरिकता बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून बना रहना। उसके बाद अनुच्छेद अगर 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा? सांसद के पास होगा। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होगा? सांसद के पास होगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे। हाँ, अगर यहां पर अगर बात कर दिया जाए कि नागरिकता को कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता को कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो मूलतः नागरिकता को 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाएगा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर हो गया। पहला क्या हो गया? जन्म के। जिन व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ हो, अगर वह भारतीय, उनका माता पिता भारत हो, उनका भूभाग भारत में हो, तो वह कहाँ का नागरिक कहलाएगा? जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर बात करें वंश परंपरागत, वंश परंपरागत द्वारा, वंश परंपरा द्वारा। तीसरा अगर बात करें देशीकरण द्वारा, क्या हो जाएगा? देशीकरण द्वारा। चौथा हो जाएगा पंजीकरण द्वारा। चौथा क्या हो जाएगा? पंजीकरण। और पांचवा हो जाएगा भूमि विस्तार। क्या हो जाएगा? भूमि विस्तार के द्वारा। क्या हो जाएगा? भूमि विस्तार। तो 5 तरह से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। अगर परित्याग की बात किया जाए कि यहाँ का नागरिकता का अंत कितने तरह से हो सकता है, तो भारत की नागरिकता 3 तरह से अंत किया जा सकता है। पहला हो जाएगा नागरिकता। नागरिकता की बात करें, नागरिकता का परित्याग करके, नागरिकता का परित्याग करके। अगर चाहे कोई व्यक्ति अपने से स्वतः ही अपना नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा बात आता है अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन है सरकार के द्वारा छीना जाएगा। सरकार कैसे छीनेगा? अगर कोई व्यक्ति भारत का है, वह देशद्रोह के अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसकी भारत की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो नागरिकता परित्याग करने की प्रक्रिया कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। प्राप्त किया जा सकता है 5 तरह से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पे आश्रित करता है? तो बंधुत्व का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? इसमें व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। तो इसमें आपको डी ऑप्शन बनेगा, एक से अधिक, अर्थात हो जाएगा ए और बी। कौन हो जाएगा? ए और बी। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। तो चलिए सबका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। पहला होता हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। मतलब इसका अर्थ अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होगा? भारत की जनता में। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। किसमें निहित होगी? सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे? हम भारत के लोग। हम भारत का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होगा? जनता में निहित होगा। दूसरा अगर बात किया जाए
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अगर बात करें, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कहने का मतलब हो गया भारत अपने आंतरिक और बाह्य, भारत अपने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में क्या है? सक्षम है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में स्वयं क्या है? आपको सक्षम है, ज्यादा हड़बड़ नहीं। तो क्या कर रहा है? सर्वोच्च प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में क्या है? स्वयं ही सक्षम है। तीसरा अगर बात किया जाए, तीसरा आता समाजवादी। क्या आता? समाजवादी। समाजवादी में क्या हो जाएगा? देश के संसाधन, देश के संसाधन उत्पादन तथा वितरण के साधन पर सभी का समान अधिकार होगा। क्या होगा? सभी का समान अधिकार है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? देश के संसाधन उत्पादन तथा वितरण के संसाधन पर क्या होगा? सभी का समान अधिकार होगा। वहीं बात किया जाए कि भारत में पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था है, तो नहीं। भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद चौथा अगर बात करें, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? तो भारत क्या करता? ना किसी पंथ को बढ़ावा देता है और ना ही किसी पंथ को दबाने का काम करता। ना किसी पंथ को बढ़ावा दिया जाता, ना ही किसी पंथ को दबाने की काम किया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए, लोकतंत्रात्मक गणराज। लोकतंत्रात्मक गणराज की अगर बात किया जाए, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, वंशागणत नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्रात्मक गणराज का मतलब क्या होता है, तो हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव कराया जाता है। इसके बाद देखेंगे छठा, इसमें न्याय आता है। कौन आता है? न्याय आता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसमें 3 प्रकार का न्याय होता है। एक होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। तो भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? 9 नंबर में कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। जैसे अभी देखे ना, समाज आपको न्याय के बारे में देखे थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। क्या चीज का अनुमति देगा? तो कुछ मूल अधिकार के रखने के लिए क्या आता है? कुछ मूल अधिकार को रखने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 10 नंबर में क्या पूछ रहा है? आपको भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है? तो कहां से लिया है? कनाडा। भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से अपनाया गया? कनाडा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं यहां कनाडा से और क्या क्या अपनाया गया है। थोड़ा इसके पहले जान लेते हैं। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था भारत में, तो टोटल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। संविधान सभाओं के द्वारा भारत के संविधान को निर्माण करने से पहले 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया गया। लेकिन इसमें 10 देशों के संविधान से कुछ कुछ शब्दों को उठाया गया, जिसमें अभी देखिए संघीय प्रणाली कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। इसके अलावा और देखते हैं कनाडा से अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। वहीं संसदात्मक संघात्मक प्रणाली की बात करें, संघात्मक प्रणाली किनका देन है? कनाडा। संघात्मक प्रणाली कहां से लिया गया? कनाडा। उसके बाद संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अब हम लोग जानेंगे अमेरिका के बारे में। प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका। वहीं प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो कहां हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना मौलिक अधिकार भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता की बात करें, वह भी अमेरिका से लिया गया। इसके बाद आपको हो जाएगा न्यायपालिका
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रणाली कहां से लिया गया? महाभियोग, महाभियोग की प्रणाली अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया गया? अमेरिका। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया? अमेरिका। इसके अलावे हाँ, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके बाद कानून के समक्ष, कानून, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कहां से? अमेरिका से। तो क्या देखे, आपको अवशिष्ट शक्ति कनाडा से, संघात्मक प्रणाली कनाडा से, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से। अमेरिका की बात करें तो प्रस्तावना अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, कानून का आपका समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब आती है यूके की बात, अर्थात ब्रिटेन के बारे में देखिए तो यहां से क्या लिया गया? संसदात्मक, संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली कहां से लिया गया? अमेरिका, आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? यूके से। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की अगर बात किया जाए, एकल नागरिकता भी कहां से रहा? ब्रिटेन से रहा। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से आया? ब्रिटेन। उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन। और इसके अलावा अगर देखें, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता भी ब्रिटेन से लिया गया। क्या जाने ब्रिटेन में? संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, कानून के समक्ष समानता भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को किस रूप में बनाता है? यह पूछा गया आपको, टीआरई थर्ड 2024 का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को किस रूप में बनाता है? तो किस रूप में हो जाएगा? संघ रूप में हो जाएगा। किस रूप में बनाता? संघ रूप में हो जाएगा। तो अनुच्छेद एक की बात करें, इसमें क्या कहा गया? भारत, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अर्थात हो गया इंडिया। इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया, इंडिया इज यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा? स्टेट। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इसी में अगर बात किया जाए, भारत, भारत विनाशी, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी, अविनाशी संघ है। क्या है? अविनाशी संघ है। क्या बात किए? अनुच्छेद एक की बात करें, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या होता है? तो भारत में जो विनाशी राज्य, मतलब विनाशी राज्य कहने का मतलब हो गया जो पहले से विद्यमान राज्य है उसका पुनर्गठन करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि बात किया जाए आपका यहाँ पे बिहार की अगर बात करें तो बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ था। उसी तरह वहां पे देखिए हम लोग उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ। आपका पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया 1966 में, जिससे पंजाब और हरियाणा राज्य बना, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? चंडीगढ़। मतलब इसमें राज्य का पुनर्गठन करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएंगे तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का क्या है? अविनाशी संघ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। आप सभी कोई जानते होंगे अनुच्छेद 20 का खंड 3, अनुच्छेद 20 का खंड 3 क्या कहता है? तो किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को
अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 20 का खंड 3 यह चीज को बतला रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यह आपको क्या है, मूल अधिकार। 20 क्या आता है आपका, मौलिक अधिकार में आता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर करा, वह संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा। बिल्कुल सही है, वह संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा करती है। दूसरा बात करें तो वे लोग के अधिकार तथा देशों की सुरक्षा के मध्य संतुलन को भी रखता है। आपको कौन, मौलिक अधिकार। उसके बाद केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी यह निर्माण करता है। कौन, आपका मूल अधिकार। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 14 में कह रहा अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी हम लोग देखे थे, आपको अनुच्छेद 20 की बात करें तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की चर्चा क्या था। 21 में क्या था, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। 22 में था गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी के संबंध में संरक्षण की बात की गई थी। क्वेश्चन कह रहा है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन में ए में है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 20 का, अनुच्छेद 20 का खंड 2 का, अनुच्छेद खंड 20(2) क्या कहता है आपका, दोहरे खंड का प्रावधान नहीं करता है। उसके बाद इसमें क्या है, संविधान के अपराध से दंड की सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल नहीं दिया गया है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई किया जा सकता। हाँ, अगर कोई विभागीय व्यक्ति है तो उसको विभागीय कार्रवाई बिल्कुल भी होगा। तो ये आपको ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन कौन बन जाएगा, डी नंबर। ए भी सही है और आपका कौन सही है, सी सही है। ए और सी सही है, तो इसके लिए आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर की अगर बात करें, 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य है। मूल्य कर्तव्य की बात किया गया है तो इसमें हो जाएगा देश की एकता व अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। अंतर्गत मूल कर्तव्य में आ जाएगा अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर को प्रदान करना। अब मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, किन की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। तो क्या देखे कि आपको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो यह कौन सी भाग में आएगा, भाग 4 के क में हो जाएगा और अनुच्छेद हो जाएगा 51 का क। मूल कर्तव्य किसमें हो जाएगा, भाग 4 क, अनुच्छेद 51 के क। पूरी तरह से इसमें पहले जो जोड़ा गया 10वें आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 10 गो मौलिक कर्तव्य था। 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत आपको 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया। तो प्राथमिक शिक्षा की बात 6 से 14 बच्चों की किया गया। आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य, 11वें। तो अभी वर्तमान में आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लोगों को प्राप्त है क्योंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
यह आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आप सभी कोई जानते हैं 19 में कितना प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया। कितना प्रकार का? 6, जिसमें 19 का ए में अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, बोलने की स्वतंत्रता। वहीं 19 का ए के 1 में बात करें तो क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता। 19 की बी की बात करें, बी में क्या हो जाएगा? बिना हथियार लिए, बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19 की डी में क्या हो जाएगा? आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन का मतलब कहना क्या चाह रहा है कि देश में किसी भी कोने में आप घूमने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद 19 के ई में क्या हो जाएगा? बसने की स्वतंत्रता। 19 के डी में ई में क्या हो जाएगा? बसने की स्वतंत्रता। और 19 के एफ को तो खत्म कर दिया गया। 19 का एफ को बात करें खत्म किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। उसके बाद 19 के जी में क्या है? तो आपको जीविका चलाने अर्थात व्यापार करने अर्थात जीविका चलाने का अधिकार किसमें दिया गया? 19 के जी में दिया गया। अगले क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में कह रहा है आपसे कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? कितना हो जाएगा? 1272 सीट है। कितना है आपका? 1272। नया संसद भवन जो बनाया गया उसमें कितना सीट है आपको? 1272 सीट है, जिसमें लोकसभा का कितना हो जाएगा? लोकसभा का हो जाएगा 888 सीट है। कितना है? 888। और राज्यसभा का हो जाएगा 384 सीट। कितना हो जाएगा? 384 सीट। इसके बाद देखेंगे नए संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन। नए संसद भवन का उद्घाटन की बात करें तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? 28 मई 2023 को। कब किया गया? 28 मई 2023 को। इसका डिजाइन किन्होंने बनाया था? बीमल पटेल ने। किन्होंने बनाया था? बीमल पटेल ने। और निर्माण कौन कंपनी के द्वारा था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। इसमें अगर बात करें तो 3 द्वार है आपको। एक आ जाएगा थल जल नभ। थल जल और क्या है? नभ है, जिसका नाम क्या दिया गया आपको? कर्म द्वार कहा गया। क्या कहा गया? कर्म द्वार। और आपको हो गया कर्म द्वार, ज्ञान द्वार। आपको कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और हो जाएगा शक्ति द्वार। कौन हो जाएगा? शक्ति द्वार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शक्ति द्वार। तो क्या देखिए 3 द्वार का नाम दिया गया थल जल और नभ। थल जल और नभ में क्या हो गया आपको? थल कर्म द्वार, जल हो गया ज्ञान द्वार और उसका नभ क्या हो गया? शक्ति द्वार हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे संसद भवन के छत पे, संसद भवन के छत में राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। क्या चीज का निर्माण किया गया? राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया। जैसे में अगर बात करें लोकसभा के आंतरिक भाग के छत में देखेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का चिन्ह बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? मोर का, जिसको पावो क्रिस्टस कहते हैं वैज्ञानिक नाम। उसके बाद राज्यसभा में देखेंगे, राज्यसभा के छत पर क्या बनाया गया है? तो कमल, राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा? कमल का चित्र बनाया गया। और परिसर में क्या बना हुआ आपका? बरगद का वृक्ष हो गया। क्या हो गया? बरगद का वृक्ष हो गया। तो क्या देखिए आपका नए संसद भवन का आकार अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा है? त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। क्या क्या देखिए लोकसभा में कितना सीट बैठने का बनाया? 888। राज्यसभा का 384। संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? 28 मई 2023 को। इसका डिजाइन किन्होंने बनाया था? बीमल पटेल ने। निर्माणकर्ता कंपनी कौन था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसके बाद इसमें 3 द्वार था, थल जल और नभ, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और कौन हुआ? शक्ति द्वार। इसके बाद इस संसद भवन का राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। जैसे में लोकसभा में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी मोर का चिन्ह बनाया गया, जिसका वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टस हो जाएगा। पावो क्रिस्टस। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या हो गया? कमल हो गया। परिसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? बरगद। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 18 क्या कर रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो वही था अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना आपको, बीमल पटेल था। कौन था? बीमल पटेल। संसद भवन के बारे में डिजाइन बनाने वाला कौन था? बीमल पटेल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 19 में है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और
सर्वसहमति से चुने जाने वाला राष्ट्रपति थे? कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसहमति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति बने थे? नीलम संजीव रेड्डी बने थे। इसके अलावा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। हाँ, अगर इसकी कार्यकाल की बात करें 1977 से क्या हो जाएगा? 1982। 1977 से क्या हो जाएगा? 1982। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका 2 समय तक कार्यकाल चला था। हाँ, अगर बात किया जाए राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन रहा था? तो वह कौन था? नीलम संजीव रेड्डी था। कौन था आपका? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी कौन था? नीलम संजीव रेड्डी थे। द्वितीय वरीयता से जीतने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन हुआ? वीबी गिरी। कौन था आपका? वीबी गिरी था। कौन था? वीबी गिरी था। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली महिला कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। कब लड़ी थी? 2002 में। और किनके खिलाफ था? एपीजे अब्दुल कलाम। किनके खिलाफ था? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसहमति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल था 1977 से 1982। वहीं अगर बात कर देता आपसे कि मिसाइल मैन किनको कहा जाता? किनको कहा था? डॉक्टर जे अब्दुल कलाम को कहा जाता। किनको कहा था? डॉक्टर जे अब्दुल कलाम। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन था? नीलम संजीव रेड्डी था। द्वितीय वरीयता से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी हुए। पहली राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली महिला कौन थी? तो वह लक्ष्मी सहगल थी, जो 2002 में किनके खिलाफ लड़ी थी? एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर। हाँ, अगर बात करेंगे, अगर राष्ट्रपति की चर्चा हुआ तो राष्ट्रपति के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करें तो यह संघ की कार्यपालिका में आती है। इसमें अगर बात करेंगे इसका अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 में बात क्या आता? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 53 में, तो सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 55 की बात करें तो निर्वाचन की पद्धति क्या है? आपका निर्वाचन की पद्धति क्या है? आपका निर्वाचन की पद्धति, जो कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। उसकी सॉरी। अनुच्छेद 56 की बात करें तो क्या हो जाए? कार्यकाल। 56 में क्या हो जाएगा? कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या? कार्यकाल। 57 में क्या हो जाएगा? पुनः निर्वाचन हो जाएगा। 57 में क्या हो जाएगा? पुनः निर्वाचन हो जाएगा। 58 की बात करें, योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी चर्चा 58 में है। 59 की बात करें तो क्या होता? वेतन। 59 में क्या है? वेतन। और 60 में क्या है? शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। 61 की बात करें, 61 में क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। 61 में क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। उसके बाद 62 की बात करें तो क्या है? पद का खाली होना। क्या है? पद का खाली होना। उसके बाद अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत आपको क्या करेगा? उसको चुनाव का निपटारा कर सकता है। अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में क्या? राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार दिया गया। एक बार पुनः देखेंगे क्या क्या पढ़े हम लोग। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या था? सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में कहा गया निर्वाचन। उसके बाद अनुच्छेद 55 में क्या? निर्वाचन की पद्धति, जो आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए होता है। आपको अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का होता है। 56 की बात करें तो कार्यकाल है। इसके बाद 57 की बात करें तो पूरा निर्वाचन। कार्यकाल की बात किया जाए कि इनकी कार्यकाल कब से शुरू होती है, तो जिस दिन यह शपथ लेता है उसी दिन से इनका कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद 58 में क्या? योग्यता में 5 कंडीशन दिया गया। सबसे पहले याद रखेंगे, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा चीज क्या कहता है? उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा अगर बात करें, तीसरा में क्या कहेगा? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का है, जो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। चौथी बात होती है आपको
कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, या लाभ के पद का निर्धारण कौन करता? सांसद करता। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा क्या होता? पागल अथवा दिवालिया ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। यही योग्यता मांगता है किसके लिए? आपको राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। उसके बाद 59 में क्या है? वेतन। वेतन जो मिलता है इनको अभी वर्तमान में कितना मिलता है? 5 लाख रुपया। वह कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। 60 में क्या है? शपथ। इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा ला सकता है या राज्यसभा ला सकता है, लेकिन जिन भी सदस्य में आएगा उन सदस्य का 1/4, उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति के जिस राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग लाया जा रहा है उनको 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होती है। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होती है। 72 की बात करें, 72 में क्या है? क्षमादान है। 71 में था राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का विवाद होती है तो उसको निपटारा करने का अधिकार किनके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। किनके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। अगला देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। मतदान की आयु की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से मतदान की आयु को घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया मतदान की आयु। उसके बाद अगर बात करें लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा हो या विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो कितना साल एज होगा? 30 साल। क्या देखिए हम लोग आपको राज्यसभा या विधान परिषद, राज्यसभा या विधान परिषद सदस्य किसी को बनना है तो उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। या लोकसभा या आपको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसका एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। वहीं पंचायती राज का चुनाव लड़ना है तो कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। अगर किसी को मुखिया बनने का शौक है तो कितना साल होना चाहिए? कम से कम उसका 21 साल एज होनी चाहिए। अब यहां पे बात हो रही है आपको राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में हम लोग सदन के बारे में जान लेते हैं। सदन, संसद में 2 सदन होती है। संसद में कितनी सदन होती है? 2 सदन होती है। एक होता है लोकसभा, एक कौन होता है आपका? लोकसभा। एक क्या होता है? लोकसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा। लोकसभा का गठन की बात करें 17 अप्रैल 1952 को, और बैठक कब रहा? 13 मई 1952 को। कब रहा? 13 मई 1952। राज्यसभा की अगर गठन की बात करें 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। और बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। अब यहां पर देखेंगे लोकसभा को क्या कहा जाता? प्रथम सदन कहा जाता। क्या कहा था? प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता। निम्न सदन किनको कहा था? लोकसभा को। जनता का सदन भी किनको कहा जाता? लोकसभा को कहा जाता है। प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित सदन, ढंग से निर्वाचित सदन भी किनको कहा था? लोकसभा को कहा जाता है। निश्चित कार्यकाल वाला भी सदन किनको कहा था? लोकसभा को कहा जाता। राज्यसभा की बात करें तो इनको क्या कहा था? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का भी सदन कहा जाता है। उसके बाद राज्यों का सदन कहा जाता है। क्या कहा था? राज्यों का सदन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाने वाला सदन भी कहा जाता है। उसके बाद या अस्थाई सदन भी किनको कहा जाता? राज्यसभा को कहा जाता है। एक बार हम लोग देखेंगे क्या क्या जाने। सदन 2 होता है, एक लोकसभा होता है, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का उल्लेख की बात करें अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का उल्लेख किसमें? 81 में। और सांसद का उल्लेख किसमें? आपको 79 में। सांसद का उल्लेख किसमें? आपका 79 में है। तो क्या देखिए लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब रहा? 13 मई 1952 को। इसी को
लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित सदन भी कहा जाता है, निश्चित कार्यकाल वाला भी सदन किनको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें, इसका गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। उसके बाद 13 मई 1952 को इसका पहली बैठक रहा था। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यों का सदन कहा जाता है, और प्रत्यक्ष ढंग से चुना जाने वाला सदन या अस्थायी सदन किनको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। अगला देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय प्राप्त जाता है। क्वेश्चन है, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे स्तर पर न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। हाँ, उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यह भी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है आपका? उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित होती है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब बात होती है यहां पर न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया। किस में किया गया? 124 में किया गया। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 124 में है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, जिसकी चर्चा कहां पे मिलती है? 129 में किया गया। अगर पूछा जाए हाईकोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया? 214 में। हाईकोर्ट का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 214 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रीट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? किसको जारी करता है? रीट को जारी करता है। कितने प्रकार रीट जारी करता है? अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आता? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको क्या कहता है? हैबियस कॉर्पस। दूसरा क्या होता? परमादेश। दूसरा क्या होता? परमादेश, जिसको मैंडामस कहा जाता है। तीसरा आता आपका प्रतिषेध। क्या आता? प्रतिषेध। और चौथा कौन आता आपका? उत्प्रेषण। क्या आता? उत्प्रेषण आता। क्या आता? उत्प्रेषण। अगर बात करें पांचवा क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। पांचवा क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। तो क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहां पर या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट को जारी करता है। अब सबसे बात आती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको कहा जाता है? तो सशरीर, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराना उनका अनिवार्य होती है अधिकारियों का। उसके लिए क्या जारी होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश की बात करें तो कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या जारी होता है? परमादेश अर्थात मैंडामस। अब बात आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। तो मतलब अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय को सुनाने का काम करता है तो उसको शीर्ष न्यायालय रोकता है, उसके लिए क्या जारी होता है? प्रतिषेध। उत्प्रेषण की बात करें, कोई मुकदमा अत्यधिक दिन से क्या हुआ, किसी आपका अधीनस्थ न्यायालय में पड़ा हुआ हो तो शीर्ष न्यायालय अपने पास मंगवा कर उसको जल्दी से निपटारा करता है, उसके लिए क्या जारी होता है? उत्प्रेषण। अब बात आती है अधिकार परीक्षा क्यों जारी होता है? तो अधिकार परीक्षा, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए जांच के लिए क्या आता है? अधिकार परीक्षा। मतलब जब तक वह अपना स्पष्टीकरण सही से नहीं दे देता है तब तक वह सार्वजनिक पद पर काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या जारी होता है? अधिकार परीक्षा। यह कब पूछा गया था? तो यह आपका शिफ्ट नंबर 2 में पेपर 2 का था। अगला देखेंगे 23 नंबर, टीआरई थर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कानून के शून्यता का कौन से पहलू पाए जाते हैं? न्यायपालिका कार्यकारी आदेश या विधायी उपाय को आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। न्यायपालिका कार्यकारी आदेश या विधायी उपाय को आंशिक रूप से क्या कर सकता? शून्य घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद एक अधिनियम को आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। अधिनियम को आंशिक रूप से भी किया जाता है और शून्य रूप से भी घोषित किया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है
कि 1 अधिनियम को राज्य द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता। हाँ, पुनर्जीवित किया जा सकता, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 से अधिक बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, 1 से अधिक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर की बात किया जाए। 24 का था निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन, जिला नियोजन समिति, यह नियोजन होना चाहिए, जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो पंचायत और नगर पालिका की योजना को एकीकृत करना, बिल्कुल होगा। पंचायत और नगर पालिका की योजना को क्या होगा, एकीकृत करना, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है जनपद की प्रणाली योजना तैयार करना, जो आपको पंचायती राज नगर पालिका हुआ जनपद की प्रारूप योजना को भी क्या करेगा, प्रारूपीय योजना को भी तैयार करेगा। उसके बाद पंचायतों के माध्यम एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी सही होगा। उसके बाद तो आंसर क्या बन गया, 1 से अधिक हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है इसमें अगर बात किया जाए, पंचायत की बात हो रही है तो पंचायत के बारे में जान लें। तो पंचायत, अच्छा इसमें भारत में जिला नियोजन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो कब हुआ था, 2004। भारत में केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, तो 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन को लागू करने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन था, पीवी नरसिंह राव। जिस समय 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, पीवी नरसिंह राव थे। 73वें संविधान संशोधन जो आपको कब रहा, 1993 में, इनके तहत क्या जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया, जिनको कितना विषय दिया गया, 29 विषय दिया गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्या जोड़ा गया, नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, नगर पालिका। और नगर पालिका को कितना विषय दिया गया, 18 विषय दिया गया था। इसी के अलावा देख ले आप, यहां पर पंचायती राज की चर्चा हुआ तो पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब बना, तो 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957। इन्होंने कहा कि पंचायती राज क्या होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने क्या बतलाया, पंचायती राज त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो क्या होगा, पहला पे ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनना चाहिए। दूसरा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पंचायत समिति। और तीसरा हो जाएगा जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जिला परिषद। यह किन्होंने कहा, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा देखेंगे तो अशोक मेहता समिति। कौन आता है, अशोक मेहता समिति। यह आता 1977 में। इन्होंने कहा कि भारत की पंचायती राज द्विस्तरीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए। द्विस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें पहला आता है मंडल पंचायत। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि मंडल पंचायत का उल्लेख इन्होंने किया, अशोक मेहता समिति। और दूसरा क्या कहा, जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, तीसरा में कौन आया, जी.वी. के राव समिति। जी.वी. के राव समिति की बात करें, 1985 में आया। इन्होंने कहा जिला परिषद को सशक्त बनाया जाए। जिला परिषद को सशक्त बनाने की बात इन्होंने कहा, जी.वी. के राव समिति। उसके बाद चौथा नंबर पे कौन आया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो कब आया, 1986। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के साथ साथ वित्तीय स्वायत्तता क्या प्रदान करना चाहिए, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए। किन्होंने कहा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। पांचवा समिति आया पीके थुंगन समिति। कौन आया, पीके थुंगन समिति। यह आया था 1988 में, जिन्होंने कहा कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता तो पंचायती राज सफल नहीं माना जाएगा।
क्या देखें, पंचायती राज से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पंचायती राज त्रिस्तरीय किन्होंने कहा, 2 स्तरीय किन्होंने बनाने के लिए कहा, तो एक बार पुनः देखेंगे। तो क्या देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का कथन था कि पंचायती राज क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय। कब आया था? 1952 में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति 1977 में। अशोक मेहता समिति ने 1977 में इन्होंने कहा कि पंचायती राज 2 स्तरीय होनी चाहिए। एक होनी चाहिए मंडल पंचायत, दूसरा क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद तीसरा समिति कौन आया आपका? जीबीके राव समिति। कब आया? 1985। जीबीके राव समिति 1985, जिन्होंने कहा जिला परिषद को सशक्त बनाना चाहिए। चौथा आया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, कहीं कहीं इसको एलन सिंघवी समिति कहा जाता है शॉर्ट में। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और साथ ही साथ पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान की जानी चाहिए। पांचवा समिति आया पीके थुंगन समिति 1988 में। लक्ष्मीमल 1986, पीके थुंगन समिति 1988। पीके थुंगन समिति ने कहा कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान कर दी जाती, तब तक पंचायती राज सफल नहीं माना जाएगा। किन्होंने कहा? पीके थुंगन समिति ने 1988 में। वहीं बात करें कि पहली बार भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लगाया गया। कहां लगा? आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहां पे लगा, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, जबकि 11 अक्टूबर 1959 को कहां पे लगा? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो किन्होंने बना दिया? 42वां संविधान संशोधन। किन्होंने बना दिया? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976। तो भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपको बात होनी चाहिए यह कब की केस की बात हो रही है? जब देखे होंगे मौलिक अधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। मौलिक अधिकार में देखे थे, एक आया था आपका शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद के बाद कौन आया था? गोलकनाथ। कौन आया था? गोलकनाथ। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किनके पास नहीं होगा? शंकरी प्रसाद में कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होगा। लेकिन उसके बाद कौन आया? गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास नहीं होगा। तो उसी के बाद यहां पर सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होगा। यह केस बहुत ही विवादित है। चलेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था? तो यह चौहान समिति का था। किसका था? चौहान समिति। तो 1970 में, कब की बात हो रही है? 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था? तो चौहान समिति का था। दल बदल की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत किसको जोड़ा गया था? दल बदल को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? दल बदल को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट टेलर अथवा वीवीपैट भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? कब आया था वीवीपैट? 2013 में। वीवीपैट कब आया आपको अस्तित्व में? 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है दूरदर्शन का अध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। आज बहुत ही खास दिन है और क्वेश्चन भी आपका बहुत खास आया इसमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या आपका? सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अब चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। अगर सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें तो क्या होता है
सत्य, सत्य ही क्या है, शिव है, सत्य ही शिव है, और शिव ही क्या है, सुंदर है, क्या है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर ही क्या है, सत्य है। सबसे पहले इसका अर्थ क्या देखें, सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर ही क्या है, सत्य है। अब इसका मतलब क्या होगा, जो ईश्वर है, जो ईश्वर है वह सत्य है। क्या देखिए, जो ईश्वर है वह सत्य है, और जो सत्य है वही क्या है, सुंदर है। जो सत्य है वही है क्या है, सुंदर है। और जो सुंदर है वही क्या है, ईश्वर है। तो बहुत ही खास क्वेश्चन आपका आज मिल गया, दिन भी है आपका शिवरात्रि की। तो बात करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था दूरदर्शन का ध्येयवाक्य क्या है, तो इसका मतलब क्या होता, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका मतलब क्या देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम का, तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सुंदर ही सत्य है। उसका अर्थात अगर देखा जाए तो जो ईश्वर है वही सत्य है, जो ईश्वर है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है, जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही क्या है, ईश्वर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। ज्यादातर अगर बात किया जाए तो यह ज्यादा उलझा हुआ किसमें दिखता है, आपको राजनीतिक प्रणाली में देखने को मिलता है। तो भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित हो जाएगा, तो संस्कृतिवाद से भी हो जाएगा, विचारधाराओं के भी प्रतिवेश से हो जाएगा, राजनीतिक की स्वायत्त भूमिका की कमी से भी हो जाएगा। तो इसमें 4 नंबर बन जाएगा ऑप्शन, एक से अधिक। दबाव समूह की बात करें तो अत्यधिक होती है, यह सबसे ज्यादा देखने को कहां पे मिलती है, राजनीतिक स्थिति में। तो इसमें आपको संस्कृतिवाद भी आ जाएगा, विचारधाराओं के प्रतिवेद की भी कमी भी हो जाएगी, राजनीतिक स्वयं भूमिका की कमी भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगर इसकी बात करें कि सूत्रपात कब से रहा, तो 1967 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ क्या था आपका, नक्सली आंदोलन। इसका क्या माना जाता, सूत्रधार माना जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि दबाव समूह की सूत्रधार कब से माना जाता, तो 1967 में पश्चिमी बंगाल में हुए शुरू आपका नक्सली आंदोलन से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा। भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था, तो किन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। किन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के द्वारा। क्वेश्चन क्या था, भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद का आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति के नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, तो टोटल 6 है, जिसमें अगर बात करें कांग्रेस भी एक आपका राष्ट्रीय पार्टी है, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा है। यह कब आया, 1885 में। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी आपको इसका क्या है, कमल है, जिसका कब आया था, 1980 में रहा। इसके बाद अगर तीसरा बात करें, बहुजन समाज पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। यह कब रहा, 1984 में। उसके बाद चौथा बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो हसिया, हथौड़ा और तारा। यह कब आया, 1964 में। कब आया, 1964। पांचवा बात करें, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, पुस्तक है। यह 2013 में रहा। इसके बाद अगर छठा देखेंगे कौन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। कौन हो जाएगा, आम आदमी पार्टी, जिसका क्या था, झाड़ू। क्या है, झाड़ू। यह रहा 2012 में। तो क्या देखे, टोटल अगर आपसे राष्ट्रीय पार्टी की बात किया जाए, टोटल कितना है, 6 है। जिसमें सबसे पहला कौन देखिए, कांग्रेस, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा। कब आया, 1885 में। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह कमल है, 1980 में। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, हाथी चुनाव चिन्ह है, असम को छोड़कर। यह कब रहा, 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया, हथौड़ा एवं तारा, कब रहा, 1964 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी, पुस्तक है, कब रहा, 2013 में। आम आदमी पार्टी, झाड़ू, कब रहा था, 2012 में। कब आया, 2012 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का रहा, इनमें से किसने कहा था, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से प्रसिद्ध है। वाह, क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से आपको क्या आपका प्रसिद्ध है? किन्होंने कहा था? एन.वी. रमना ने। किन्होंने कहा था? एन.वी. रमना ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार लिया गया था? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी था, स्वतंत्रता समानता का भी अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकार भी था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश की विधेयता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? कब आया था? 1992। बात हो रही है ओबीसी को लेकर। अनुच्छेद 16 की 4 की बात करें, अनुच्छेद 16 का खंड 4 में चर्चा किया गया ओबीसी को लेकर। ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए सबसे पहले आया का कलेकर समिति। का कलेकर समिति कब गठित हुआ था? या कब आया था? 1953। तो सबसे पहले देखिए कि ओबीसी को आरक्षण, सरकारी जॉब में आरक्षण दिलाने के लिए का कलेकर समिति गठित किया गया 1953 में, जिनमें किन्होंने कितना जाति को बतलाया? 2399। कितना जाति को? 2399। इन्होंने कहा कि 2399 जाति को ओबीसी का आरक्षण अर्थात प्रदान किया जाए। किन्होंने का कलेकर ने। लेकिन यह आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इन्होंने यह नहीं क्लियर कर पाया कि कौन इसमें जाति शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए सरकार ने इनकी बातें को नहीं माना। उसके बाद अगला गठित हुआ आपका मंडल आयोग। कौन हुआ? मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1980 में। इन्होंने आपको जाति था इसका 3743। इन्होंने कहा 3743 जाति को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। इन्होंने सामाजिक और आपका शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यह बतलाने में सफल हुआ कि 3743 जो जातियां हैं वह शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या हुआ? पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आरक्षण दिया जाए। और जिसके तहत बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इसको लागू कर दिया। ये जो मंडल आयोग आया था इसको लागू किया गया बीपी सिंह सरकार द्वारा 1990 में लागू किया गया। लेकिन यह केस आपको कहां पे चला जाता है? आपको सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद कब रहा था? 1992 में। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश या जो लागू कर दिया गया 1990 में बीपी सिंह की सरकार के द्वारा, तो आदेश की विधेयता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो कब हुआ? 1992 में। यहीं पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में यह निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और ओबीसी को दर्जा यहां पर कितना दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया? 27% आरक्षण, जिसमें एससी और एसटी को पहले आरक्षण कितना था? 22.5% और ओबीसी को कितना दे दिया गया? 27%। कितना पहुंच गया? 49.5, मतलब 49.5% आरक्षण पहुंच गया। मतलब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का फैसला कब रहा? 1992 में आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस संस्थान का आदर्श वाक्य है? धर्म रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। क्वेश्चन कह रहा धर्म रक्षिता अर्थात कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो क्या था यह? अनुसंधान और विश्लेषण। भारत के किस संस्थान का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षिता? तो किन्होंने कहा था? अनुसंधान और विश्लेषण विज्ञ। उसके बाद अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम के मुख्य क्रांति कहा था? किसको? सामुदायिक कार्यक्रम को किन्होंने मुख्य क्रांति कहा? तो किन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 14 में, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो आपको टोटल क्वेश्चन इसमें कितना था? 38। कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। तो यह रहा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में। और बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।